हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को नाउन एंड नंबर के बारे में पढ़ाया। इवन मैंने आप लोगों को प्रोनाउन के नंबर और वर्ब के नंबर के बारे में भी पढ़ाया कि नाउन और वर्ब सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकते हैं और उन्हें कैसे सिंगुलर से प्लुरल में बदला जाता है। हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग एस ई एस लगाकर नाउन को प्लुरल बनाते हैं और फिर हम लोगों ने देखा कि वर्ब में एस ई एस लगा के हम लोग उसको सिंगुलर बनाते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि अगर हम लोग नाउन को सिंगुलर प्लुरल में बदलते हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जब सेंटेंस में नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल, ताकि हम उसके हिसाब से उसके वर्ब को लिख सकें। आज का जो टॉपिक है वो है जेंडर। बेसिकली हम लोग जेंडर, पर्सन और केस तीनों पर बात करेंगे। अगर आज के क्लास का जो लेंथ होता है नॉर्मली 40 to 45 मिनट्स का, अगर उसमें पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जेंडर, पर्सन और केस तक लेके चलूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जेंडर के बारे में कुछ बताता हूं। देखिए, जेंडर क्या होता है। बेसिकली जेंडर का यूज नाउन को इस वे में क्लासिफाई करने के लिए होता है कि वो नाउन मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ऐसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो नाउन में बेसिकली 4 टाइप के जेंडर होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनिन, तीसरा होता है कॉमन और चौथा होता है न्यूटर। मैस्कुलिन जेंडर में उन नाउन्स को इंक्लूड किया जाता है जो मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बॉय, मैन, फादर, इटीसी। फेमिनिन में फीमेल्स को, जैसे बॉय मेल हो गया तो फेमिनिन क्या हो गया, गर्ल, मैन हो गया तो वुमन और फादर हो गया तो मदर। कॉमन जेंडर, अब जैसे बॉय और गर्ल क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो डॉक्टर, टीचर, ये स्टूडेंट, ये जो भी चीजें हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यानी ऐसे नाउन्स जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है कॉमनली, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जो सिर्फ फीमेल्स के लिए यूज होता है उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं, और जो सिर्फ मेल के लिए यूज होता है उसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर में बेसिकली हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करते हैं, या वैसे स्मॉल क्रिएचर्स को इंक्लूड करते हैं जिनका जेंडर डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए न्यूटर जेंडर में आप जैसे मान लीजिए मैंने कहा टेबल, चेयर, एंट, ठीक है, या कोई भी इंसेक्ट वगैरह ले लीजिए आप। तो इस तरीके से जो जेंडर की अवधारणा है, द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इज कि हमारे पास जितने भी नाउन हैं उनको हम लोग किस आधार पर क्लासिफाई करें। अगर वो मेल है तो मैस्कुलिन, फीमेल है तो फेमिनिन, और दोनों के लिए यूज होता है तो कॉमन। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे क्यों। अच्छा, जैसे मान लीजिए मुझे ही लगाना है, मुझे शी लगाना है, मुझे इट लगाना है, तो ये तीनों प्रोनाउंस किस बेसिस पर यूज किए जाएंगे। अगर हमारा नाउन मैस्कुलिन होगा तब हम ही लगाएंगे, फेमिनिन होगा तो शी लगाएंगे, नॉन लिविंग होगा तो इट लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें आप नंबर की भी अवधारणा को देख सकते हैं। सिंगुलर के लिए तीनों यूज होते हैं, लेकिन वहीं अगर प्लुरल होगा तो हम लोग दे लगाते हैं। तो ये सारे सिंगुलर के लिए, ये प्लुरल के लिए, ये मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए, न्यूटर के लिए, और ये तीनों ही जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिसमें जेंडर का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स जो दो अलग अलग जेंडर को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैन तो इसका हो गया वुमन, मैंने कहा बॉय तो हो गया गर्ल, मैंने कहा किंग तो इसका हो गया क्वीन, मैंने कहा डॉग तो हो गया बिच। ठीक है, मैंने कहा पिकॉक तो हो गया पीहेन, कॉक तो हैन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से नाउन्स जो हैं वो मैस्कुलिन होते हैं, कौन कौन से फेमिनिन होते हैं, कौन कौन से कॉमन होते हैं, कौन कौन से न्यूटर होते हैं, और साथ ही साथ मैस्कुलिन को कैसे फेमिनिन में बदला जाता है, या
कौन से मैस्कुलिन का फेमिनिन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जेंडर। देखिए जेंडर के बारे में क्या कहा गया, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। देखिए हिंदी में सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, अंग्रेजी के चलते उसमें आज वर्तमान में कॉन्सेप्ट उभयलिंग और नपुंसक लिंग का जरूर जोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी एक कॉमन धारणा है कि हिंदी व्याकरण में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जैसी ही दो चीजें होती हैं। ठीक है, अब आइए, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में 4 टाइप के जेंडर होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसको डिनोट करता है, डिनोट्स अ मेल, राम, डॉग, मैन, फादर, बुल, टाइगर, हीरो, ये सारे शब्द क्या है, मेल है, मतलब मैस्कुलिन है। फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल, सीता, वुमन, मदर, काऊ, सिस्टर, ये सारे जो शब्द आप देखें एग्जांपल में ये सारे फीमेल हैं, मतलब फेमिनिन को दर्शाते हैं। कॉमन जेंडर डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों में से किसी को भी डिनोट कर सकता है। जैसे टीचर, आप स्त्री हो या पुरुष, शिक्षक को शिक्षक कहेंगे, हाँ, लेकिन हिंदी में इसका होता है शिक्षक का शिक्षिका। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, आगे जब आप लोग एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैस्कुलिन और कॉमन जेंडर को भी अगर मुझे पर्टिकुलरली मैस्कुलिन या फेमिनिन बना के दिखाना हो तो हम लोग उसके साथ, जैसे मान लीजिए मेल टीचर, फीमेल टीचर या मैन टीचर, वुमेन टीचर यूज करते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि लेडी शब्द जो होता है वो जेंडर शो करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखिए, चाइल्ड, थीफ, फ्रेंड, ऑर्फन, बेबी, स्टूडेंट, ये जो सारे शब्द आप लोग देख रहे हैं, ये सब के सब कॉमन जेंडर हैं, ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बराबर प्रयोग किए जा सकते हैं। न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, ये ना ही मेल को दर्शाता है ना ही फीमेल को दर्शाता है। बेसिकली ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब निर्जीव वस्तुओं को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है निर्जीव, जिसमें एनिमेशन नहीं होता, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जैसे वुड यानी लकड़ी, ऑयल। हाँ, अब एक बात होती है, ये तो वस्तु, क्रो, एंट तो सजीव होते हैं, लेकिन इनका जेंडर बताना इजी नहीं है, इसीलिए इनको हम लोग न्यूट्रल की कैटेगरी में रखते हैं, या इनको मतलब इस तरीके से रखा जाता है कि जो छोटे जीव जंतु हैं, या तो इनका जेंडर बताना जरूरी नहीं होता है या फिर इजी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है स्कूल, बुक, ऑनेस्टी, जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, इन सबको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। तो देख लीजिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ही मैस्कुलिन और फेमिनिन और कॉमन में गिने जाते हैं, जबकि कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग न्यूट्रल जेंडर में ही रखते हैं, क्योंकि वो विशेष करके मेल या फीमेल के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिए अच्छे से जेंडर के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं और क्या इनका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं आप लोग, देखिए, नोट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट का मतलब जिनमें जीवन नहीं, या फिर इंसेक्ट यानी जो छोटे कीड़े हो, स्मॉल एनिमल्स यानी छोटे जानवर जैसे चूहा, कलेक्टिव नाउन्स जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, मटेरियल नाउन्स ये भी मैंने अभी आपको बताया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बिलोंग टू द न्यूट्रल जेंडर, यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी, स्मॉल एनिमल्स छोटे जीव जंतु, इसके अलावा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ये नाउन आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है या कलेक्टिव नाउन है, तो आप उसको बेझिझक न्यूट्रल जेंडर में रख सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि आर्मी का जेंडर बताइए, तो आर्मी न्यूट्रल जेंडर है। क्यों? क्योंकि आर्मी स्त्री और पुरुष दोनों में से किसी के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है, या फिर किस मैस्कुलिन जेंडर का क्या फेमिनिन जेंडर होता है। एक बार आप लोग इसको रूल को अच्छे से देखेंगे, फिर मैं एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, मतलब जैसे
सन है तो डॉटर है, ब्रदर है तो सिस्टर है, फादर है तो मदर है, किंग है तो क्वीन है, डॉग है तो बिच है। मतलब एकदम साफ दो अलग अलग शब्द एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आइए आप देख सकते हैं, बॉय का गर्ल, फादर का मदर, सन का डॉटर, ब्रदर का सिस्टर, मैन का वुमेन, नेफ्यू का नीस, अंकल का आंट, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, बुल का काऊ, कॉक का हेन, डॉग का बिच और हॉर्स का मेयर और फॉक्स का विक्सन। क्या आपने पहले शब्द में कुछ जोड़ के उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया? नहीं ना, एकदम से एक नया शब्द आपने देखा जो कि एक मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा फेमिनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग सीखेंगे ई डबल एस लास्ट में लगा के। जैसे देख लीजिए, गॉड में ई डबल एस लगा के गॉडेस बना दिया गया, लॉयन में ई डबल एस लगा के लॉयनेस बना दिया गया, पोएट में ई डबल एस लगा के पोएटेस बना दिया गया, प्रिस्ट में ई डबल एस लगा देंगे तो प्रिस्टेस बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, या यूं कहिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए सिर्फ अपने लास्ट में ई डबल एस एक सफिक्स जोड़ लेते हैं और वो नाउन मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है। आइए देखते हैं। तो प्रिस्ट का प्रिस्टेस, ऑथर का ऑथरेस, ऑथर में ई डबल एस लगा, होस्ट में ई डबल एस लगा, मेयर में ई डबल एस लगा, जाइंट में ई डबल एस लगा। मेयर किसको बोलते हैं? मेयर नॉर्मली जहाँ पे म्युनिसिपल सिस्टम है तो जो नगर निगम होता है उस नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। ठीक है, तो मेयर अगर मेल होंगे तो मेयर कहे जाएंगे, अगर फीमेल होंगे तो मेयरिस कहे जाएंगे। कहीं चेयरमैन कहलाते हैं तो चेयर वुमन या चेयर पर्सन, ज्यादा चेयर पर्सन एक प्रचलित शब्द है। अगर अध्यक्ष हैं तो अध्यक्षा जिन जो होंगी वो चेयर पर्सन कहलाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि ई डबल एस ही लग रहा है। अच्छा देखिए, इसमें भी ई डबल एस ही लग रहा है, लेकिन लास्ट जो वॉवेल है उसको रिमूव कर दिया गया बाई रिमूविंग द फाइनल वॉवेल एंड एडिंग ई डबल एस। ऊपर वाले में आपने देखा डायरेक्ट ई डबल एस जोड़ दिया गया था और कोई आपको उसमें कुछ नहीं करना था। इस बार ई डबल एस लगाने से पहले लास्ट वॉवेल को रिमूव कर दिया गया। लास्ट वॉवेल का मतलब लास्ट लेटर नहीं होता है, जो सबसे लास्ट वॉवेल होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। देखिए एक्टर एक्ट्रेस, आप देखिए लास्ट वॉवेल क्या है? ओ है, ओ गायब हो गया है, ACTR बच गया, इसमें लग गया ई डबल एस। टाइगर, टाइगर का लास्ट वॉवेल क्या है? ई, ये गायब हो जाएगा, देख लीजिए टाइग्रेस हो गया। वेटर का लास्ट वॉवेल क्या है? ई, ये भी गायब हो जाएगा, वेट्रेस हो गया। कंडक्टर का लास्ट वॉवेल क्या है? ओ, ये भी गायब हो जाएगा, कंडक्ट्रेस। हंटर का लास्ट वॉवेल क्या है? ई है, ये भी गायब हो जाएगा, हंट्रेस। तो ऊपर वाले में आपने देखा कि ई डबल एस डायरेक्ट जोड़ दिया गया, कुछ नहीं हटाया गया। लेकिन अब यदि किसी वर्ड में लास्ट लेटर के पहले कोई वॉवेल लगा हुआ है तो उस वॉवेल को हटा दिया जाता है, उसके बाद ई डबल एस जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद इंटरनल चेंजेस बिफोर एडिंग ईएस। अब देखिए तीसरे में भी ईएस ही जो ई डबल एस ही जुड़ रहा है, यानी फर्स्ट टाइप में भी आपने देखा, मतलब डिफरेंट वर्ड वालों को छोड़ दिया जाए तो कि ई डबल एस जोड़ दिया गया डायरेक्ट। दूसरे में आपने क्या देखा? लास्ट वॉवेल को रिमूव करके अब ई डबल एस लगेगा तो बीच में कुछ चीजों को बदल दिया जाएगा। देखते हैं कौन कौन से वो शब्द हैं। मास्टर का मिस्ट्रेस, अब देखिए मास्टर का स्पेलिंग क्या है? MASTER, लेकिन ये क्या हो गया? MISTREESS, यानी एक तो लास्ट वॉवेल गायब हो गया इसमें से और ए को बदल के क्या लिख दिया गया? आई, तो मास्टर का मिस्ट्रेस हो गया। अच्छा देखिए एम्पेरर, इम्प्रेस, अब क्या क्या बदला हुआ है जरा ई डबल एस के पहले देखिए, EMPEROR। अब देखिए EMP तक तो है, ई हट गया है और ओ हट गया है और एक आर भी हट गया है, तो बच गया है EMPR ई डबल एस। मर्डरर, मर्डरर में भी आप देखेंगे MURDER, RER में से एक आर हट गया है, मर्डरेस हो गया है। यानी कि पहला तरीका जो था जिसमें दो डिफरेंट वर्ड को यूज किया जाता था, दूसरा तरीका जिसमें डायरेक्ट ई डबल एस जोड़ दिया जाता था, तीसरा तरीका ई डबल एस जोड़ने से पहले जो लास्ट वॉवेल है उसको हटा दिया जाता था। और इसमें आप देख सकते हैं स्पेलिंग में कुछ और भी इंटरनल चेंजेस किए जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम कंपाउंड नाउन के जेंडर की बात करेंगे। जैसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रैंड फादर है, तो एक्चुअली में मैस्कुलिन दिखाने के लिए इसमें क्या लगा हुआ है? फादर। तो जो शब्द मैस्कुलिन दिखाने के लिए लगा हुआ है उसी को
उसका जेंडर बदल देंगे। तो ग्रैंड तो ज्यों का त्यों रह गया, फादर बदल के हो गए मदर। स्टेप सन, इसमें मैस्कुलिन दिखाने के लिए क्या लगा है, सन, तो बस स्टेप ज्यों का त्यों रह गया, उसमें डॉटर हो गया सन की जगह। फादर इन लॉ, इसमें मैस्कुलिन दिखाने के लिए क्या है, फादर, तो ये हो गया मदर इन लॉ। मिल्क मैन, इसमें मैस्कुलिन दिखाने के लिए क्या लगा है, मैन, तो इसका होगा मिल्क मेड। अब आप सोच रहे होंगे मैन है, देखिए मैन जो शब्द होता है उसका कई बार आपको वुमेन भी दिखेगा और कई बार उसका मेड भी दिखेगा, ठीक है। तो मिल्क मैन का मिल्क मेड होता है, जबकि वाशर मैन का वाशर वुमेन होता है, ठीक है। अब आइए लैंड लॉर्ड, तो लॉर्ड किसको दर्शाता है, मेल को, तो हो जाएगा लैंड लेडी, ठीक है। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमींदार, जमीन का मालिक या घर का मालिक, और उसकी मालकिन होगी तो उसको बोलेंगे लैंड लेडी। अब देखिए वाशर मैन, इसमें मैन है लेकिन इसमें वाशर वुमेन हो गया, जबकि यहाँ पर मिल्क मैन था तो मिल्क मेड हो गया था। तो मिल्क मैन का मिल्क मेड होता है, वाशर मैन का वाशर वुमेन होता है। ही गोट, इसमें देखिए ही लगा हुआ है, तो ये हो गया शी गोट। इसमें पीकॉक, कॉक लगा हुआ है, कॉक मेल होता है तो पी हेन, हेन हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो कंपाउंड वर्ड में मेल और फीमेल दिखाने के लिए जो पर्टिकुलरली वर्ड लगा होगा उसका मैस्कुलिन से फेमिनिन हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये तो आपने देखा जेंडर ऑफ नाउन, ठीक है। ज्यादा रूल नहीं होते हैं जेंडर चेंज करने के लिए, मैंने आपको क्या बताया, ESS वाला रूल देखा आपने, जो दो डायरेक्ट लगा दीजिए, लास्ट वॉवेल हटा दीजिए या इंटरनल चेंज कर दीजिए। इसके अलावा कंपाउंड वर्ड्स में आप देख रहे हैं और इवन नॉर्मल भी कई सारे वर्ड्स आपने देखा जिसमें मैस्कुलिन बताने वाले शब्दों को बदल के फेमिनिन में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जेंडर ऑफ, जैसे हम लोगों ने कल नंबर ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था, उसी तरीके से जेंडर ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि नाउन के बदले जब प्रोनाउन यूज होता है तो अगर नाउन सिंगुलर होता है तो उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है, उसी तरीके से नाउन मैस्कुलिन होगा तो उसका प्रोनाउन भी मैस्कुलिन। बॉय के लिए ही लगाएंगे, गर्ल के लिए शी लगाएंगे, ठीक है। टेबल के लिए इट लगाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, कौन सा फेमिनिन के लिए यूज होता है, कौन सा न्यूटर के लिए, और कौन सा सब के लिए यूज होता है। तो एक बात चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, यानी ही के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ही मेन हो गया, उसके डेरिवेटिव्स हैं। ही हो गया नॉमिनेटिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस, हिज पॉजेसिव केस और हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव केस। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये सब मेल होते हैं, ये नीचे वाली फीमेल होती हैं। तो ये मेल के लिए यूज होता है इसलिए मैस्कुलिन में गिना जाएगा, ये फीमेल के लिए यूज होता है इसलिए फेमिनिन। इसके अलावा ये देख लीजिए आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, यू, समबडी, नोबडी, एनीवन, ये जितने भी आप देख रहे हैं, यानी आई का डेरिवेटिव, वी का डेरिवेटिव और यू का डेरिवेटिव, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, कॉमन जेंडर होंगे। और उसके अलावा आप देख रहे हैं समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नोवन, ये कॉमन होगा। अब देखते हैं न्यूटर। इट जो लगता है वो नॉर्मली इट से बना हुआ, इट और इटसेल्फ, ये किसके लिए यूज होता है, ये न्यूटर के लिए यूज होता है। इसके अलावा थिंग लगा, देखिए एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये किसके लिए लगता है, तो ये न्यूटर के लिए लगता है। तो आप देख सकते हैं ये मैस्कुलिन, ये फेमिनिन, ये कॉमन, ये न्यूटर, और ये जो अब पढ़ने जा रहे हैं ये सबके लिए लगता है, ये मैस्कुलिन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी, कॉमन के लिए भी, न्यूटर के लिए भी, जिसमें दे के डेरिवेटिव्स हैं, आप देख लीजिए, दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स, इसके अलावा दिस, दैट, इसके अलावा जितने भी संख्या और मात्रा सूचक प्रोनाउंस है, ठीक है, यानी प्रोनाउंस जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिन्हें हम कहते हैं उसमें कुछ को छोड़ दिया जाए, जैसे नोबडी, एनीबडी पर्सन के लिए, नथिंग, एनीथिंग थिंग के लिए, और बाकी जो बचते हैं वो सारे के सारे सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जेंडर ऑफ द प्रोनाउन में हमने ये देखा कि कुछ प्रोनाउंस मैस्कुलिन होते हैं यानी मेल के लिए यूज होते हैं, फेमिनिन होते हैं तो फीमेल के लिए यूज होते हैं, कॉमन होते हैं तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, न्यूटर होते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं, और ऑल जेंडर मतलब ये सब के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्सन। जेंडर हम लोग पढ़ चुके। देखिए बेसिक लेवल पर बहुत ज़्यादा जानना नहीं होता है, बेसिक लेवल पर जितना जानना है उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। हम लोगों ने नंबर पढ़ लिया, आज हम लोग जेंडर, पर्सन, इवन केस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को एक नाउन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक आध दो प्रैक्टिस का वीडियो बना दूंगा जिसमें नाउन आइडेंटिफिकेशन से लेके जेंडर, पर्सन, केस से रिलेटेड सारे
क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जब हमारी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम लोग प्रोनाउन पे चलेंगे, इसके बाद हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सारे चैप्टर जो बेसिक लेवल पर पढ़ाए जा सकते हैं उतना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो बात करते हैं हम लोग पर्सन की। देखिए पर्सन का मतलब क्या है। देखिए पर्सन को हिंदी व्याकरण में पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और देखा जाए तो संस्कृत में भी मतलब, तो जैसे 3 लोग हैं सपोज करिए, जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है मतलब जिससे वो बोल रहा है, और तीसरा व्यक्ति वो है जो बातचीत में शामिल नहीं है या उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये कहीं कोने में सी है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ए बोल रहा है, तो जो बोलता है उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और जिससे बोलता है उसको हम लोग कहते हैं सेकंड पर्सन। या तो ये सी के बारे में बोल रहे हैं या फिर सी बातचीत में शामिल ही नहीं है, तो ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो पर्सन का जो बेसिक कनेक्शन होता है वो प्रोनाउन से होता है। नाउन में पर्सन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, या अगर है भी तो समझ लीजिए कि जितने भी नाउन है वो सब थर्ड पर्सन में यूज किए जाते हैं। तो आपने देखा कि अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा वो जिसके बारे में बात हो रही है या जो बातचीत में शामिल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब द पर्सन स्पीकिंग, बोलने वाला व्यक्ति। तो बोलने वाले में कौन कौन आता है, आई, माई, माइन, माई सेल्फ, यानी आई के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो, और फिर वी के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो आई और वी, मैं और हम लोग फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। और मैं और हम लोगों से जुड़े हुए यानी आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं इनको हम लोग फर्स्ट पर्सन में रखते हैं। किसमें रखते हैं, फर्स्ट पर्सन में। क्यों, क्योंकि मान ली मैंने कहा मैं वहां जा रहा हूं, हम लोग वहां जा रहे हैं, तुम वहां जा रहे हो, अगर मैं बोलूंगा तो तुम थोड़ी बोल रहे हो, बोल मैं ही रहा हूं। तो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, फर्स्ट पर्सन। हम लोग बोलेंगे तो हम लोग हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन, और जिससे बोलेंगे यानी तुमसे बोल रहे हैं या आपसे बोल रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, सेकंड पर्सन। तो देख लीजिए सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बोला जा रहा है स्पोकन टू मतलब जिससे बोला जा रहा है वो आपका क्या हो गया, सेकंड पर्सन। इसमें यू के सारे डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ और योरसेल्फ। तो आई और वी के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, आई और वी के जितने भी केसेस होते हैं सब फर्स्ट पर्सन, यू के जितने भी केसेस होते हैं वो सब सेकंड पर्सन, और जितना बाकी संसार में बच गया, मैं और हम फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, दुनिया में बाकी सब चीज थर्ड पर्सन, ठीक है। देख लीजिए द पर्सन स्पोकन अबाउट, तो जो बोलने वाला हो यानी द पर्सन स्पीकिंग फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू जिससे बोला जाए वो सेकंड पर्सन, एंड द पर्सन स्पोकन अबाउट जिसके बारे में बातचीत हो वो थर्ड पर्सन। तो ही, शी, इट और दे, देखिए आई और वी के सारे डेरिवेटिव्स मतलब सारे केसेस फर्स्ट पर्सन, यू के सारे डेरिवेटिव्स यानी यू के सारे केसेस सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट और दे के सारे डेरिवेटिव थर्ड पर्सन कहे जाते हैं। जितने भी नेम्स हैं देखिए ऑल नाउन्स, राम, सीता, बॉय, ये सब के सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, दे, देम, देयर्स और सभी नाउन ये सब के सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। लेकिन कई बार, अच्छा आप लोग सोचिए, मान लीजिए मैंने कहा यहां आओ या तुम यहां आओ, तो तुम शब्द क्या है, सामने वाले के लिए यूज होता है। तो बोल मैं रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुमसे बोल रहा हूं तो तुम सेकंड पर्सन। लेकिन एक बात सोचिए, मैंने कहा राम यहां आओ, तो मैं किससे बोल रहा हूं, राम से ना। तो यहाँ पर नाउन के बारे में तो अभी हमने पढ़ा कि सारे नाउन थर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बात किससे की, राम से बात की। राम सामने है लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उसका नाम लिया, उसी से बात किया, ठीक है। तो जब हम किसी का नाम लेकर उसको पुकारते हैं तब वो थर्ड पर्सन नहीं होता, तब वो सेकंड पर्सन बन जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग उसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, आइए मैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट दिखा रहा हूँ, इस चीज को अच्छे से पहले देख लीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट नोट, समटाइम्स थर्ड पर्सन वर्ड्स आर यूज्ड एज फर्स्ट और सेकंड पर्सन डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। फिर से इसको देखिए, समटाइम्स यानी कभी कभी, समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी। थर्ड पर्सन वर्ड्स, थर्ड पर्सन को शो करने वाले जितने भी प्रोनाउंस हैं वो आर यूज्ड एज फर्स्ट और सेकंड पर्सन,
उनका प्रयोग फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने कहा आई राम एम योर फ्रेंड, मैं जो कि राम हूं वो तुम्हारा दोस्त है, तो आई एम योर फ्रेंड, तो राम कौन है? मैं ही तो हूं। तो राम का प्रयोग मैंने के लिए है, यानी जो नाउन इन एपोजिशन होता है, अगर नाउन हमारा अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है और उसके बाद आया हुआ जो नाउन या प्रोनाउन है वो उसी फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग किया गया है, तो वो भी फर्स्ट पर्सन ही कंसीडर किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो वोकेटिव केस, जब हम लोग संबोधन कारक में किसी नाउन का प्रयोग करते हैं, राम यहां आओ, मेरे दोस्त यहां आओ, दोस्त यहां आओ, इसका मतलब मैंने सामने वाले को कुछ कह के पुकारा। समझ में आ रही है बात? तो वोकेटिव केस में और नाउन इन एपोजिशन वाले केस में हम लोग देखते हैं कि दोनों नाउन्स या दोनों प्रोनाउंस सेम पर्सन में गिने जाते हैं। आइए देखते हैं। कम हियर मोहन, मोहन यहाँ आओ, तो मैंने मोहन से ही तो बात की, और हमने अभी क्या पढ़ा? सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर मोहन थर्ड पर्सन नहीं है, मोहन यहाँ पर क्या है? सेकंड पर्सन है, क्योंकि इसी से बात की जा रही है। उसी तरीके से एपोजिशन, आई राम एम योर ट्रू फ्रेंड, मैं जो कि राम हूं, यानी राम और मैं दो लोग नहीं है, मैं ही हूं, मैं राम तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं। तो यहाँ पर राम और मैं एक ही आदमी है ना, इसलिए राम यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं होकर क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ लिखा गया, देख लीजिए एपोजिशन। मैंने आप लोगों को एपोजिशन के बारे में बताया भी था, देख लीजिए एपोजिशन क्या होता है। आई राम, यानी आई और राम दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही आदमी है, और एक ही आदमी के लिए अगर डबल कॉमा के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है तो उसको हम लोग नाउन इन एपोजिशन कहते हैं, अगर नॉर्मली नाउन ही आता है। ठीक है, देखिए राम इज फर्स्ट पर्सन हियर बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एपोजिशन टू आई, यानी अगर आई हम लोग एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और उसके लिए डबल कॉमा के बीच में कोई नाउन यूज कर रहे हैं तो वो उसका नाउन इन एपोजिशन है, और उस नाउन इन एपोजिशन को हम लोग हमेशा फर्स्ट पर्सन कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर यहीं पर यू रहता, यू राम, माई आर माई ट्रू फ्रेंड, अब देख लीजिए यहां पर राम कौन है? तुम ही तो हो, तो जब तुम सेकंड पर्सन हो तो राम भी यहां पर क्या है? सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर यहां पर कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो बगल वाला जो नाउन होगा, जो डबल कॉमा के बीच में लिखा जाएगा, जिसे हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं, वो भी उसी पर्सन में होगा जिस पर्सन में उसके पहले वाला होगा। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकल यूजेज में इनका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इनसे बहुत ज्यादा हम लोग, लेकिन जानकारी रहनी चाहिए। अगर आप बेसिक सीख रहे हैं, आपसे किसी ने पूछ दिया नाउन इन एपोजिशन क्या है, तो आप बता दीजिए कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन आए और उसके बाद फिर डबल कॉमा के बीच में नाउन प्रोनाउन आए, जो पहले वाले नाउन प्रोनाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसको नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। और उसका पर्सन कौन सा होगा? तो जो जिसके लिए वो आया हो, जो उसका पर्सन होगा वही इसका भी पर्सन होगा। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा जेंडर, उसके बाद पढ़ा हमने पर्सन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस। तो केस क्या होता है पहले इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं केस की तरफ। देखिए केस, जिसको हिंदी में कहते हैं कारक, ये कार्य के आधार पर डिसाइड होता है, संख्या के आधार पर नंबर, बोलने और सुनने वालों के आधार पर पर्सन, और कार्य के आधार पर केस। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, अधिकार दिखाते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो उसको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, जब पोजीशन बताने के लिए यूज करेंगे तो पॉजिटिव केस कहेंगे, संबोधित करने के लिए कहेंगे तो वोकेटिव केस कहेंगे, जैसा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा वोकेटिव केस, संबोधन कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक, ये चार चीजें इंग्लिश केस में पढ़ी जाती हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए आपका है केस, देयर आर प्राइमरली 3 केसेस, मेन 3 ही दिखाया गया है, जबकि चौथा अभी अभी आपने पढ़ा संबोधन कारक, लेकिन उसका यूज बस बहुत सिंपल है। और सबसे ज्यादा अगर आप यूज किसी का कहिएगा तो पॉजिटिव केस के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है।
तो देखिए नॉमिनेटिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा कोई नाउन प्रोनाउन तो वो नॉमिनेटिव केस में कहा। राम इज ईटिंग, ही इज रीडिंग क्लास पर, देखिए तो यहाँ पर राम और यहाँ पर ही दोनों क्या है, नॉमिनेटिव केस में। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। देखिए व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन, जब कोई नाउन प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में मानते हैं। देखिए ही इट्स राइस, ये देखिए वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। आई एम गोइंग टू हिम, ये टू के बाद आया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। यानी यहाँ पर राइस और यहाँ पर हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, जबकि यहाँ पर राम और ही क्या था, नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस को आप सब्जेक्टिव भी बोलिए क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम करता है। एंड द थर्ड वन इज पॉजिटिव केस, व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन, जब संबंध बताने के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरा भाई, तो माई ब्रदर, तो ब्रदर के पहले जो माई लगा है उसका क्या काम है, वो संबंध दिखा रहा है कि उसके से मेरा संबंध है। अब देखिए दिस इज राम्स काऊ, यह राम की गाय है, तो हम लोग बोल सकते हैं यह एक गाय है, दिस इज अ काऊ, लेकिन किसकी गाय है, राम की गाय है, तो राम का संबंध उस गाय से है या गाय का संबंध राम से है, इसलिए राम से लिखा गया। आप देख सकते हैं अगर मुझे इसको नॉमिनेटिव केस में लिखना था तो मैंने सिर्फ राम लिखा था, लेकिन मैंने इसको जब पॉजिटिव केस में लिखा तो देखिए एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, यानी एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर किसी सिंगुलर नाउन को क्या किया जाता है, पॉजिटिव में बदल दिया जाता है। ठीक है, दिस इज, अब देखिए शी इज माई सिस्टर, माई क्या है, माई भी पॉजिटिव है। जैसे आई अगर मैं बोलूंगा तो नॉमिनेटिव केस, मी बोलूंगा ऑब्जेक्टिव केस, और मैं माई बोलूंगा तो पॉजिटिव केस। इसके लिए आपको एक चार्ट, एक टेबल भी दिखाया जाएगा, और इस चार्ट या टेबल को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा अगर आप कंफ्यूज होते हैं किसी चीज में तो चेंज ऑफ पर्सन में होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान पर्सन बदलता है लेकिन केस बदलना भूल जाता है। तो केस और पर्सन का जो कंफ्यूजन है वो इंसान, मतलब किसी को भी नरेशन पढ़ते समय बहुत दिक्कत में डालता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में और सारी चीजें देखते हैं। देखिए नोट क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। अ नाउन्स फॉर्म, चलिए आप इसको देखिए जरा इस टेबल को, फिर मैं आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करता हूं। चलिए तो हम लोग, मैंने आप लोगों के सामने एक चार्ट रखा था, इस चार्ट को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आइए पहले थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्या लिखा हुआ पढ़िए। नाउन्स फॉर्म डज नॉट चेंज वेदर इन नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मान लीजिए अगर मेरा मैंने लिखा राम टीचेज मी, राम मुझे पढ़ाता है या राम मुझे पढ़ाते हैं। आई टीच राम, मैं राम को पढ़ाता हूं। अब आप जरा गौर करिएगा दोनों सेंटेंस में, जब राम सब्जेक्ट बना और जब राम ऑब्जेक्ट बना, दोनों ही परिस्थितियों में राम शब्द में कुछ बदलाव नहीं किया गया, मतलब वो सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी सेम टू सेम लिखा गया। लेकिन देखिए यहाँ पर मी यानी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट था तो मी लिखा गया, और वहीं जब सब्जेक्ट बना तो उसको क्या क्या लिखा गया, आई लिखा गया। यानी जो प्रोनाउंस होते हैं उनके ऊपर ये जो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस का जो फर्क है वो देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, देखिए इसीलिए लिखा गया अ नाउन्स फॉर्म डज नॉट चेंज वेदर इन नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते समय नाउन के फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पॉजिटिव बनाने के लिए एपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, आप यहीं पे देख लीजिए नाउन में नाउन्स लगा दिया गया है, बट इट चेंजेस इन द पॉजिटिव केस, केवल पॉजिटिव केस में एपॉस्ट्रोफी और एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके चेंज किया जाता है। प्रोनाउंस चेंज फ्रॉम इन ऑल, सॉरी, प्रोनाउंस चेंज फॉर्म इन ऑल थ्री केसेस। प्रोनाउंस जो होते हैं वो तीनों केस में अपना चेंज करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, तीन ही केस नहीं है, चौथा भी, जिसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, वो भी रिफ्लेक्सिव केस माना जा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए तो ये केस टेबल है प्रोनाउंस के लिए। देखिए नॉमिनेटिव केस आई, नॉमिनेटिव केस आई यानी सब्जेक्ट बनेगा तो आई बनेगा। अगर वो अधिकार बताएगा, देखिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है,
अभी हम लोग प्रोनाउन पढ़े नहीं है, इसलिए मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं इसका ठीक बाद जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि अगर ये देखिए, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है और ये भी पर्सनल प्रोनाउन, ये देखिए ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा और ये सब ऑब्जेक्ट बनेंगे, इसीलिए इसे नॉमिनेटिव केस और इसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन में पढ़ना, देखिए ये सब पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट बनने के लिए, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट बनने के लिए, इसका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये फिर क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, यानी ये जब भी आएंगे इसके बगल में कोई नाउन नहीं रहेगा, लेकिन ये आएगा तो इसके जैसे माई हाउस, आवर हाउस, योर हाउस, हिज हाउस, यानी कि आप इसके बाद नाउन लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये प्रोनाउन है। तो ये कॉन्सेप्ट तो जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी आप इसको एज अ प्रोनाउन केस चार्ट के रूप में देखिए, ठीक है, कि अगर सब्जेक्ट बनना होगा तो आई, वी, यू, ही, इवन अभी नीचे बचा हुआ है शी वाला बचा हुआ है, दे वाला बचा हुआ है, अभी टेबल हम लोग ऊपर करेंगे लेकिन देखिए ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक विशेषण, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन यानी संबंध सूचक सर्वनाम, और ये आपका पर्सनल प्रोनाउन ही है जो कि ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये वाला नॉमिनेटिव केस, ये वाला ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव केस प्रोनाउन, और ये पॉजिटिव केस एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, और ये दोनों प्रोनाउन है, बस इनका कार्य अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया, कुछ और भी बचे हुए थे। अगर शी होता है तो शी का देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हर, पॉजिटिव प्रोनाउन हर्ष, और ऑब्जेक्टिव हर। तो ये भी हर है और वो भी हर है, लेकिन अंतर क्या है, ये अकेले आएगा, इसके बगल में नाउन लगा रहेगा। इट का इट, इट्स, अच्छा इट्स का प्रोनाउन के रूप में यूज ना के बराबर होता है, इसलिए यहां पर क्रॉस लगाया गया है। तो देखिए इट का नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों सेम है। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, जैसे इट्स हाउस, इट्स टेल, इट्स कलर, और इट्स का प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल न के बराबर होता है। इसके बाद बच गया दे। दे आपका नॉमिनेटिव केस, देयर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, देयर्स आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, और देम आपका अगेन ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि इस लाइन में जो भी आपने पढ़ा ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। इस लाइन में आपने जो भी पढ़ा आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट का काम करेगा। इसके अलावा माई, आवर, हिज, हर, इट्स और देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव। उसके अलावा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स मान लीजिए नहीं है फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और देयर्स यानी लास्ट में एस लगा रहता है, ठीक है, हर्स में भी एस लगा है, देयर्स में भी एस लगा है, ठीक है, योर्स में भी एस लगा रहता है, आवर्स में भी एस लगा रहता है। तो ये सब के सब क्या काम करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन का। और ये आपका मी, अस, यू, उसके बाद हिम, हर, इट और देम, ये सब ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, तो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि आपका नॉमिनेटिव केस कौन है और ऑब्जेक्टिव केस कौन है, ठीक है। आपको नरेशन में कहाँ दिक्कत होती है, नरेशन में दिक्कत होती है कि अगर आपका सब्जेक्ट वाला है तो आप सब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट वाला है तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, पॉजिटिव बता रहा है तो पॉजिटिव वाले में बदलेंगे, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और पर्सन के साथ साथ केस भी बदल देते हैं। अब आते हैं हम लोग रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द पॉजिटिव केस, ठीक है। इसको मैं बताने से पहले मैं आप लोगों को बोर्ड पर लेके चलता हूं, फिर हम लोग डायरेक्ट यहां पर आएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम का भाई, ठीक है, तो ये जो का बीच में लगा है इसका काम क्या है, यही बता रहा है कि इधर वाले का संबंध इधर वाले से है। हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए हैं ए का बी, ठीक है। तो जब भी ए की जगह पर राम या कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए एपोस्ट्रोफी एस, इस का के लिए एपोस्ट्रोफी एस और बी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो राम का भाई लिखना होगा तो हम लोग राम लिखेंगे, राम का के लिए लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, और भाई के लिए क्या लगाएंगे, ब्रदर, राम्स ब्रदर, ठीक है। अब सवाल यह है कि राम की जगह पर अगर कोई
प्लुरल नाउन रहे, कोई नॉन लिविंग नाउन रहे तो क्या होगा। मेन हम लोगों को इसी के बारे में सोचना है। तो देखिए पहला केस हमने क्या लिखा, यदि ए प्रॉपर या सिंगुलर लिविंग नाउन रहे तो, मतलब ये वाला जो केस है कि एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये इस वाले में जो ए की जगह पर जो लिखा गया है, जैसे यहाँ पर राम लिखा गया है, तो ए की जगह पर या तो कोई प्रॉपर नाउन आए, राम जैसे कि एक प्रॉपर नाउन है, या कोई सिंगुलर लिविंग नाउन हो, यानी सिंगुलर हो और लिविंग हो, लिविंग मतलब सजीव हो, तो ये वाला रूल लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा लड़के की गेंद, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, और इसकी एक गेंद है, लड़के की गेंद, ठीक है। तो अगर लड़के की गेंद है तो लड़का, अगर लड़के को हम जानते हैं तो क्या लिखेंगे, द बॉय। अब की के लिए यहाँ पे क्या लगेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, और गेंद के लिए क्या लगाएंगे, बॉल। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज बॉल। अब आप जरा गौर करिएगा, ये एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा, क्योंकि लड़का सिंगुलर था, ठीक है। और यहां पर सिंगुलर प्लुरल हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसकी गेंद एक से ज्यादा भी हो जाए तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, गेंद की जगह, बॉल की जगह यहां पर बॉल्स लगा देंगे, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसके सिंगुलर प्लुरल होने से होता है, फर्स्ट वाले से। आप अच्छे से देख लीजिए, यहां पर मैंने क्या किया, राम का भाई, तो राम सिंगुलर था। यहां पर मैंने कहा लड़के की गेंद, ये भी सिंगुलर है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, लिविंग है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है और लिविंग है, इसलिए हमने इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाया, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर मैं यहां पर लिखता लड़कों की गेंद, अब एक बात बताइए, ये भी तो वही है, ए का बी, यानी ए का संबंध बी से है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ए के लिए हम लोग यहां पर लगाएंगे क्या, ए, लेकिन ये प्लुरल है तो पहले से ही एस लगा रहेगा इसमें, ठीक है। ए है और ये एस इसमें क्या होगा, पहले से लगा होगा, तो इसका के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना होगा, और उसके बाद हमारा बी। तो अब एक बात समझिए, ये ए है और ये जो एस आप देख रहे हैं, ये एस, ये प्लुरल वाला एस है, एज मत समझ लीजिएगा इसको, और ये एपोस्ट्रोफी। तो यहां पर आप समझिए पहले, यदि ए एक रेगुलर प्लुरल बताने वाला नाउन, यानी कि लिविंग नाउन, सजीव हो, ठीक है। रेगुलर प्लुरल समझते हैं आप लोग, रेगुलर प्लुरल का मतलब होता है एस ई एस, रेगुलर प्लूरल मतलब एस ई एस लगा हो, ठीक है। तो आप जरा गौर से देखिए क्या लिखा गया है, ए में ऑलरेडी एस लगा हुआ था, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लड़कों के लिए क्या लगाएंगे, द बॉयज। अगर हम लड़कों को पहले से जानते हैं तो ही द बॉयज लगाएंगे, अगर हम दुनिया के सारे लड़कों की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल में सीखेंगे आप लोग, लड़कों की गेंद, अगर यहाँ पर मुझे पता है कि मैं किन लड़कों की बात कर रहा हूँ, सारे धरती के लड़कों की नहीं बात कर रहा हूँ, तो द लगाएंगे, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो लड़कों की गेंद, अब बताइए एस पहले से लगा हुआ है, तो जब एस पहले से लगा हुआ तब एपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब गेंद के लिए क्या लगाएंगे, बॉल, तो हो गया द बॉयज बॉल। अगर यही आप बॉय को धरती के जितने हैं सबकी बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे बॉयज बॉल, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये जब डेफिनिट होगा तब, और ये जब सबकी बात करेगा तब। अगर मैं इसको तस्वीर से दिखाना चाहूं तो मान लीजिए यहां पर मैं एक तस्वीर बना देता हूं,
मान लीजिए दो लड़के हैं और इनकी गेंद है, ठीक है, या फिर इनकी एक से ज्यादा गेंदें हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में आप ये आपके क्या हो गए, बॉयज हो गए, क्या हो गए, बॉयज हो गए। तो अब आपको इसके साथ ऐसे लगाना है, ठीक है ना, बॉयज बॉल्स, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा गेंद मैंने रखी है इसलिए बॉयज बॉल्स। तो आप जरा गौर करिए कि जब आपके पास कोई सिंगुलर नाउन रहता है लिविंग तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और अगर आपके पास कोई प्लुरल नाउन रहता है लिविंग तो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बशर्ते वो नाउन रेगुलर नाउन होना चाहिए। रेगुलर नाउन का मतलब उसमें पहले से एस ई एस होना चाहिए। अब हम उसकी बात करेंगे जो रेगुलर नाउन नहीं है, मतलब रेगुलर प्लुरल नहीं है। तो रेगुलर प्लुरल नहीं है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल देखिए, व्यक्ति का स्वभाव, चलिए मैं ऐसे समझाऊं, आदमी का स्वभाव। अब एक बात बताइए, आदमी को इंग्लिश में क्या लिखिएगा, मैन। अब बताइए क्या इसमें पहले से एस लगा हुआ है, नहीं ना। तो अब आप यहां पर इसके लिए क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, मैन्स नेचर। हाँ, अगर ये आदमी कोई जाना पहचाना होगा तो द लगा सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर द भी लगा सकते हैं। और अगर आदमी जाना पहचाना नहीं है, आप सारे आदमी की बात कर रहे हैं, पूरे मानव जाति में जितने हैं, तब आपको द लगाने की जरूरत नहीं है, तब आप मैंस नेचर बोलेंगे, यानी मनुष्य का स्वभाव। और अगर आप किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं तो द मैंस नेचर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि अगर इरेगुलर प्लुरल हो, क्या हो, इरेगुलर, इरेगुलर प्लुरल होगा तो आपको वहां पर भी क्या करना है, आपको इरेगुलर प्लुरल में भी एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि अगर नाउन सिंगुलर हो तो आप क्या करेंगे, अगर नाउन प्लुरल हो तो क्या करेंगे, इरेगुलर हो तो प्लुरल हो तो क्या करेंगे। अब नंबर आता है किस चीज का, अब नंबर आता है नॉन लिविंग का, कि नॉन लिविंग होगा तो क्या करेंगे। सिर्फ बस एक ही और रूल आप लोगों को बताया जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद अब एडवांस लेवल की चीज है। आप लोगों को बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है तो बेसिक्स तक ही बताया जाएगा, जब एडवांस का सीरीज स्टार्ट होगा उसमें बहुत सारा, आपको मैंने बताया ना कि एक नाउन चैप्टर अकेले खत्म करने में कम से कम 10 15 20 क्लास लग जाएगा। उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ना है, उन रूल्स पर क्वेश्चन बनाना है, उनके ऊपर जो भी बहुत सारे डाउट हैं उनको क्लियर करना है, तो काफी समय लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक सीरीज कर रहे हैं, तो बेसिक सीरीज में आप लोगों को जो बताना है होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले नॉन लिविंग वाले पॉइंट पर। देखिए अगर नॉन लिविंग हो, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, जैसे सपोज करिए घर का दरवाजा, घर का दरवाजा। अब जरा बताइए, घर का दरवाजा यानी ए का बी, यानी इसका संबंध इससे है, ठीक है। अब एक बात देखिए, या यूं कहिए दरवाजे का संबंध घर से है, या घर से दरवाजे का संबंध है। अब यहां पर क्या है, ये ए क्या है, यहां पर देख लीजिए, यहां ए एक नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नाउन है। ये क्या है जी, नॉन लिविंग नाउन है। अब देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं इधर और इसको लेके आ जाते हैं इधर, ठीक है। अब आपको एक चीज समझना है कि घर और दरवाजा ये जो दोनों है वो दोनों क्या है, कॉमन नाउन है। अगर यहां पर कोई कॉमन नाउन लगा हो, ठीक है, और उसके साथ कोई डिटरमाइनर ना लगा हो तो आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा तुम्हारा यह वह लगा होगा तो माई योर दिस दैट, आपको जो लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं लगा हो तो द लगाएंगे। तो देखिए यहां पर हो जाएगा द बी ऑफ द ए। अब बनाते हैं इसको, चलिए क्या हो जाएगा, द डोर ऑफ द हाउस। आपने देखा द बी ऑफ द ए, तो एक सिचुएशन आपने ये देखा। अब आपको यहां से एक मैं एक्स्ट्रा चीज बता दूं कि अगर 3 होगा तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हो, ए का बी और बी का सी,
तो एक बात समझिए, इस स्थिति में आपको पूरा 180 डिग्री घूम जाना है। क्या घूम जाना है? 180 डिग्री। तो आपको कैसे लिखना है? द सी ऑफ द बी ऑफ द ए। ठीक है, ऐसे लिखना है। अगर मैं लिखता घर के दरवाजे का रंग, अब बताइए, तो पहला ए, फिर बी, फिर सी। और ये ए बी सी डी डिसाइड कैसे होगा? का के की से, यानी बीच में का के की होगा, तो उसके पहले वाला ए, उसके बाद वाला बी, उसके बाद वाला सी। इसका इंग्लिश कैसे होगा? द कलर ऑफ द डोर ऑफ द हाउस। अब एक बात आपको यहां पर ध्यान देना है कि अगर ए का बी का सी हो, इसमें कोई लिविंग हो कोई नॉन लिविंग हो, मिक्सचर हो, तो कैसे बनाएंगे? तो ये सब चीजें आपको आगे सिखाई जाएंगी, या मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस में उस तरीके के डाल दूंगा, जैसे आप तब आप लोगों को मैं उसको, हाँ वहां पे मैं आपको आंसर बताऊंगा कैसे करें। रही बात एक्सप्लेनेशन वगैरह की, तो जब हम एडवांस लेवल में जाएंगे तो ही उसको सीखेंगे, क्योंकि बेसिक का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में रूल्स पर जाऊंगा तो फिर चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर होने लगेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, आपको फायदा होगा कि अगर इस तरीके का सिचुएशन होता है, तीन होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, हाँ, अगर तीनों सजीव होंगे तो, तीनों निर्जीव होंगे तो, या उसमें सजीव और निर्जीव का मिश्रण होगा तो क्या करेंगे, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया। आइए चलो हम लोग पीडीएफ पर वापस चलते हैं और देखते हैं पीडीएफ में क्या क्या रूल दिया गया है। उस रूल को एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, फॉर सिंगुलर लिविंग नाउन्स ऐड एपोस्ट्रोफी एस। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर कोई नाउन सिंगुलर हो और लिविंग हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। राम्स बुक, द गर्ल्स डॉल, द किंग्स सन, मैंस लाइफ। यानी अगर कोई सिंगुलर नाउन हो और लिविंग हो, सजीव हो, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। उसके बाद फॉर प्लुरल लिविंग नाउन्स एंडिंग इन एस, अगर कोई नाउन प्लुरल है, लिविंग है और एस से खत्म हो रहा है, तो केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। एपोस्ट्रोफी का स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफे। ठीक है, बोलचाल में लगता है एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, लेकिन लिखा जाता है एपोस्ट्रोफे। ठीक है, एपोस्ट्रोफेस। अब आप देख लीजिए, बॉयज स्कूल, गर्ल्स ड्रेस, स्टूडेंट्स नेम्स, हॉर्सेज, टेल्स। यहाँ पर बॉयज गर्ल्स के साथ द इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर लड़के या लड़कियों की बात नहीं कर रहा है, सबकी बात कर रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने ये दोनों रूल ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर प्लुरल लिविंग नाउन नॉट एंडिंग इन एस, ऐसा कोई प्लुरल नाउन जिसमें लास्ट में एस नहीं होगा, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जैसे चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेंस स्कूल, मेंस क्लब, वुमेन्स कॉलेज, ऑक्सेंस हॉर्न्स। आप देख लीजिए, तो मैन का मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, वुमेन का वुमेन और ऑक्स का ऑक्सेन होता है, और इसमें लास्ट में एस नहीं होता, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। और यहाँ देखिए, फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जनरली यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। हम लोग नॉन लिविंग के लिए ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑफ, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए, द नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम, स्कूल्स नेम नहीं लिखते हैं, ये गलत माना जाता है। स्कूल्स नेम नहीं होता है, द नेम्स ऑफ द स्कूल। द डोर ऑफ द हाउस, दरवाजे का, घर का दरवाजा। द लेग ऑफ द चेयर, द वाटर ऑफ द वेल, कुएं का पानी। हाँ, एक बात जान लीजिए, कोई भी रूल रिजिड नहीं होता है ग्रामर में। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जहां पे आपको उनके लिए भी बदलना पड़ता है। जब आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे बीच में, तब आपको हो सकता है कि लिविंग नाउन के साथ नॉन लिविंग वाला रूल और नॉन लिविंग के साथ लिविंग वाला रूल लगाना पड़ जाए। जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है वहां ऑफ लगाना पड़ जाए, जहाँ पे ऑफ लगता है वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ जाए। ये कोई जरूरी नहीं है, हाँ सामान्य परिस्थितियों में यही रूल यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग किसके रिलेटेड रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और अगर पॉइंट्स दिए गए हैं तो। यस, स्पेशल नोट ऑन ट्रांसलेशन। क्या लिखा हुआ है? द वर्ड ऑर्डर चेंजेस व्हेन ट्रांसलेटिंग पॉजिटिव फ्रेजेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब ये जो वर्ड ऑर्डर है, जब हम लोग पॉजिटिव फ्रेज यूज करते हैं, पॉजिटिव नाउन यूज करते हैं, तो वर्ड ऑर्डर में कुछ बदलाव हो सकता है ट्रांसलेशन के दौरान। जैसे देखिए, व्हेन यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस, राम्स काउ, राम की गाय,
ऑर्डर रिमेन सिमिलर, यानी कि राम की गाय जब हम लिखते हैं तो राम की गाय, राम्स काउ, क्या आपने क्रम को बदला? नहीं बदला। लेकिन वहीं ऑफ लगाते हैं तो क्रम क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, लेकिन व्हेन यूजिंग ऑफ, देखिए यहाँ क्या लिखा, व्हेन यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस यूज करते समय ऑर्डर क्या रहता है? सिमिलर रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन वही अगर आप द काउ ऑफ राम लिखते हैं, राम की गाय को, किसी परिस्थिति में अगर आपको द काउ ऑफ राम लिखना पड़ गया तो आपको वर्ड का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, राम चला जाएगा पीछे और गाय चली जाएगी इधर। और राम्स काउ लिखते समय आपने द नहीं लगाया, लेकिन जब द काउ ऑफ राम लिखेंगे तो आपको गाय के साथ द लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे हिसाब से हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को आज जेंडर, पर्सन और केस पढ़ा दिया। और अब नाउन से संबंधित जितने भी रूल्स थे बेसिक लेवल पर, ये सब समाप्त हो चुके हैं। यानी कि ये आखिरी पार्ट था नाउन को पढ़ाने का। अब हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, यानी 1 से 2 एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम लोग विशेष चीजें सीख नहीं सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।